अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक जो होता है ये शरीर व शरीर की गुहिकाओं का आवरण बनाता है। मुंह की बाह्य परत, पाचन तंत्र, फेफड़े, त्वचा की संरचना, अवशोषण करने वाले भाग व स्राव करने वाले भाग, वृक्क नली व लार नली की ग्रंथि होती है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मुंह के बाह्य परत में, पाचन तंत्र में, फेफड़ों में, त्वचा की सुरक्षा के अवशोषण करने वाले भाग में पाए जाते हैं। जो साधारण इसके जो पार्ट्स होते हैं आगे, साधारण एपिथीलियम जो होता है वह पतली सी एक लेयर होती है, रक्त वाहिकाएं व फेफड़ों की कूपिकाओं को बनाती है। क्या क्या बनाती है? खून की पतली पतली नलियाँ बनाती है और साथ में फेफड़ों की कूपिकाएं को बनाती है। घनाकार जो होते हैं दैट इज क्यूबॉइडल। घनाकार एपिथीलियम वृक्कीय नली व लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करती है। कहाँ पे होती है? आपको ये याद करना कि कौन सा टिश्यू, कौन सा ऊतक कहाँ पे क्या बनाता है। तो वृक्क की सतह व वृक्कीय नली लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करती है। स्तंभीय एपिथीलियम क्या होता है? कोशिकाएं स्तंभाकार होती है, ये आंतों की सतह पर पाई जाती हैं। ग्रंथियल एपिथीलियम क्या होता है? ये एपिथीलियम कोशिकाएं आंतों की सतह त्वचा में पाई जाती हैं। और जो उसके बाद हमारा आता है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। ये कैसे होता है? शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी ऊतक। संयोजी का मतलब भी जोड़ना ही होता है, तो शरीर के अलग अलग भागों को जोड़ने का कार्य करता है। फिर इसमें कौन कौन से होते हैं? एक तो रक्त, एक अस्थि, एक उपास्थि। तीन चीज़ होते हैं, ब्लड, बोन और कार्टिलेज। ब्लड क्या है? रक्त होता है खून जो हमारे शरीर के सारे अंगों को जोड़ता है, सबको न्यूट्रिशन पोषण तत्व प्रदान करता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट करता है। जो बोन होती है, हड्डी होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है? कैल्शियम की और फास्फोरस की होती है, जो अस्थि को कठोरता प्रदान करते हैं। और उपास्थि क्या होता है? इसमें अंतकोशिकीय स्थान पर प्रोटीन व शर्करा होती है, जिससे यह लचीला व मुलायम होता है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाता है। यह नाक व कान व कंठ, नाखून आदि में पाया जाता है। कहाँ पे मिलता है उपास्थि कार्टिलेज? जैसे कि नाक में, कान में, कंठ में और नाखून में पाया जाता है। फिर हमारे पास आता है मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय ऊतक। शरीर की मांसपेशियों पेशीय ऊतक की बनी होती है। धागे की तरह संरचना के कारण ये पेशीय तंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये पेशीय तंतु कहलाते हैं। पेशियों की संकुचन व फैलाव इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इसमें अब डिफरेंस आपको करना है, अपने आप करना। आप ये रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। कार्डिक मसल, कार्डिक मतलब हृदय से रिलेटेड, दिल, हृदय की बात जो होती है, हार्ट की बात जब भी होगी तो कार्डिक वर्ड कई बार कभी यूज़ किया था इंग्लिश में, तो हृदय से रिलेटेड होती है, ठीक है। और अरेखित क्या होती है? अनस्ट्रेम्ड मसल होती है। और जो रेखित पेशी होती है दैट इज स्ट्राइएटेड मसल, ठीक है। इसमें जो है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो रेखित पेशी होती है ये पेशी अस्थि में जुड़ी होती है, वह गति में सहायता करती है, हमारी गति में, हम चलने फिरने में सहायता करती है। और ये लंबी बेलनाकार तथा अशाखित होती है, बेलनाकार होती है। पार्श्व में हल्की व गहरी धारियाँ होती हैं। बहुनाभिकीय होती है। बहुनाभिकीय मतलब कि एक में बहुत सारे नाभिकीय प्रेजेंट होते हैं। हाथ व पैरों की मांसपेशियाँ जो होती हैं वो रेखित मांसपेशियों का उदाहरण होती हैं। और अरेखित जो होती हैं ये आँख में, हृदय में, फेफड़ों में पाई जाती हैं। एक केंद्रक युक्त होती हैं, मांसपेशियों में पट्टिकाएँ नहीं होती, ठीक है। और जो हृदय की बात करते हैं हम, हृदय पेशी, ये हृदय में पाई जाती है, बेलनाकार व शाखित, बिना शक्वाकार सिरे वाली तथा हल्के जुड़ाव वाली होती है, एक केंद्रक युक्त होती है। अब हमने कहा टेंडन और लिगामेंट। टेंडन क्या होते हैं? जो अस्थि को मांसपेशी से जोड़ते हैं, और लिगामेंट क्या होते हैं? जो अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट आता है दैट इज नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका, मस्तिष्क, मेरुरज्जु व तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। क्या क्या बनाती हैं? मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका, ये सब मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तंत्रिका की कोशिकाएं तंत्रिका कहलाती हैं।
न्यूरॉन्स कहलाती हैं। तंत्रिका के कोशिकाएं में केंद्रक व कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होता है। क्या क्या बताया मैंने, फिर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 10th क्लास में आपको पूरा चैप्टर मिलेगा इसको लेके, नर्वस टिश्यू को लेके, नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आप अभी से पढ़ लो थोड़ा थोड़ा सा कि क्या क्या चीज़ें होती है तंत्रिका ऊतक में। मस्तिष्क, मेरुरज्जु व तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं तंत्रिका कहलाती हैं। क्या होती है तंत्रिकाएं? न्यूरॉन्स। क्या होते हैं? जो कोशिकाएं होती है ना तंत्रिका देखो हर एक पूरे शरीर में कोशिका से मिलके बना है। कोशिका से ऊतक, ऊतक से मांसपेशियाँ। तो जो दिमाग की जो होती हैं, यानी कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है, दिमाग वाला जो पार्ट है, खोपड़ी वाला जो पार्ट है, वो एक स्पेशल टाइप के कोशिकाओं से मिलके बना होता है, जिसका एक अलग से नाम दिया गया है। क्या बोलते हैं उसको? तंत्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका में केंद्रक व कोशिका द्रव्य होता है। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं, डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सोन। क्या क्या होते हैं? डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सोन। डेंड्राइट क्या होते हैं? ये वाला पार्ट देखिए, दिस इज डेंड्राइट, दिस इज एक्सोन। डेंड्राइट, एक्सोन एंड साइटोन। दिस पार्ट इज नोन एज, बीच वाला पार्ट जो होता है दैट इज साइटोन। बीच वाले पार्ट को बोलते हैं सेल बॉडी। इसकी बॉडी जो होती है सेल बॉडी। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें बताई? डेंड्राइट, साइटोन और एक्सोन। धागे जैसी रचना जो साइटोन से जुड़ी रहती है। साइटोन क्या है? कोशिकीय संरचना जिसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम? साइटोन। और एक्सोन क्या होती है? एंडिंग होती है। मैसेज, कोई भी मैसेज आया तो यहाँ से यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रैवल करते और फिर आगे तक पहुँच जाता है। तो ये हमारा होता है तंत्रिका ऊतक। तो ये हमारा चैप्टर जो है अब कंप्लीट होता है। हाँ, चलिए अब हम स्टार्ट करें 9वीं कक्षा का ऊतक। उसका एक पार्ट है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक क्या होते हैं? सपोर्टिंग टिश्यू, जिसको सहायक ऊतक बोलते हैं, जो दूसरे ऊतकों की सहायता करते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इंग्लिश में भी यही बोलते हैं इनको और हिंदी में भी यही नेम होते हैं इनके। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आप भी मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, जो सबसे पहले पैरेन्काइमा, ये होते क्या हैं देख लेते हैं। ये समान व्यास वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं। सबका व्यास जो है सेम होता है। सबका, जितनी भी कोशिकाएं होंगी सबका व्यास जो है सेम है। ठीक है, गोल, अंडाकार और बहुभुजीय या लंबी होती हैं। इनका शेप कैसी? गोल होती है। ये पतली होती है, इनकी भित्ति जो होती है, लेयर होती है, दैट इज़ वेरी थिन, बहुत पतली होती है। कोशिका द्रव सघन होता है। एंड कोशिका के मध्य में केंद्रीय रिक्तिका होती है। देखिए फिर से मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे साथ साथ ध्यान से सुनोगे और बोलोगे अपने मुंह से तो तुम्हें भी याद हो जाएंगे क्या होती क्या है। इनका सबका जो वो होता है व्यास है वो सेम होता है। ठीक है, यानी कि सेम साइज़ है सबका। गोल शेप है। साइज़ बतानी है, शेप बतानी है और कितनी थिकनेस है, कितनी मोटी पतली, यानी कि कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। कोशिका के मध्य में केंद्रीय रिक्तिका होती है। और कहाँ पे है ये? पौधे के सभी भागों में उपस्थित होती हैं। पौधे के सभी भागों में, जैसे कोई कोशिका खाली तने में होती है, कोई खाली जड़ में होती है, लेकिन ये जो पैरेन्काइमा है ये पूरे पौधे में सब भागों में होती है। जड़ में, तने में, पत्ती में, फूल में, सब जगह होती है। पैरेन्काइमा ऊतक के कार्य क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। इनका कार्य क्या है? भोजन को संचित कर इकट्ठा करना। भोजन को इकट्ठा कर लेती है। यांत्रिक मजबूती प्रदान करती हैं। भोजन को एकत्रित करती है और पौधे के अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोंद, यानी कि रेजिन्स, टेनिन्स, जैसे जो हम रसोई में यूज़ करते हैं, हींग जो होती है, ठीक है, हींग और गोंद जो होता है, गोंद के लड्डू जो होते हैं, गोंद वो होता है। तो ये सब क्या होते हैं? पौधे के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं। ये पौधे में से निकलते हैं, लेकिन हमारे लिए तो यूज़फुल होते हैं। बहुत महंगे भी मिलते हैं, बाज़ार में जाओ तो हींग की जो डिब्बी आती है बहुत महंगी आती है। तो जो है ये वाले जो ऊतक होते हैं ये पौधे के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करती है। पौधे के अपशिष्ट पदार्थ गोंद, रेजिन, क्रिस्टल, टेनिन को इकट्ठा करने में मदद करती है। सारे पूरे पौधे में से सबको इकट्ठा कर लेती है और एक जगह से बाहर निकाल देती है। फिर है पैरेन्काइमा कोशिकाओं का रूपांतरण कैसे होता है। जब पैरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो वे हरे रंग की क्लोरेन्काइमा कहलाती हैं। कौन से रंग की? हरे रंग की क्लोरेन्काइमा कहलाती हैं। तब ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाती हैं।
क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करके ये भोजन बना देती है। ये कोशिकाएं पत्तियों व नवजात तनों के बाह्य आवरण में पाई जाती है। पैरेन्काइमा जो कोशिकाएं होती है वो कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में मिलती हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, पता है किसी को? किया था हमने कोशिका वाले पार्ट में किया था। क्लोरोप्लास्ट एक जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है जिसमें और सारी ऑर्गेनेलीज जो है तैर रही होती हैं, जितनी भी कोशिका वो होती हैं हमारी जितनी भी हमारी ऑर्गेनेलीज है, सेल ऑर्गेनेलीज, वो जो है स्विमिंग कर रही होती है, घूम रही होती हैं, तो उस तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये पैरेन्काइमा कोशिकाओं में जब पैरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो वे हरे रंग की क्लोरेन्काइमा कहलाती हैं। तब ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन भी बनाती हैं। ये कोशिकाएं पत्तियों व नवजात तनों के बाह्य आवरण में पाई जाती हैं। समझ में आया सबको? उसके बाद आता है स्टोमेटा और कॉर्क में डिफरेंस क्या होता है। स्टोमेटा और कॉर्क में डिफरेंस देख लेते हैं, बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम सेकंड पार्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, देन कोलेनकाइमा, उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा पढ़ेंगे। अब हम आते हैं किस पे, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा टिश्यू क्या होते हैं, पैरेन्काइमा के समान जीवित कोशिकाएं कुछ क्लोरोफिल युक्त होती हैं। पतली कोशिका भित्ति होती है इनकी, लंबी होती है, वो गोल थे, ये लंबे होते हैं। ठीक है, और स्थूल कोने वाली स्थूलता सेलुलोज या पैक्टिन का जमाव होता है। अंत कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। कोलेनकाइमा के क्या क्या बताया मैंने, सबसे एक तो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है, दूसरे इनकी शेप क्या होती है, लंबे होते हैं, और अंत कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। पैरेन्काइमा के समान जीवित कोशिकाएं होती है और कुछ क्लोरोफिल युक्त भी होती है, और इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, बहुत पतली होती है। ठीक है, ये इसका जो है कोलेनकाइमा का ये डायग्राम दिखा रखा है, दिख रहा होगा आपको सबको। ये कोलेनकाइमा लंबे लंबे सेल होते हैं, ये ऊपर से दिखाया गया है, और ये साइड वेज जैसे होती है इनकी लंबाई। तो ये क्या होती है हमारे कोलेनकाइमा। क्या बताया मैंने, लंबे होते हैं, और इनकी जो ऊपर वाली त्वचा वो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं, और इनमें अंतकोश के स्थान अनुपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्क्लेरेन्काइमा। थर्ड पार्ट इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा होता क्या है देख लेते हैं। कोशिकाएं लंबी व मोटी होती हैं। अंत कोशिका स्थान इसमें भी अनुपस्थित होता है, उसमें भी नहीं था, कोलेनकाइमा में इसमें भी नहीं है। और दोनों सिरों पर पैनी होती है, बिल्कुल नीचे से शार्प आ रही होती है। शार्प का मतलब इस तरह से आ रही होती है, पैनी होती है। जीव द्रव रहित व मृत होता है। जीव द्रव रहित होती है व मृत होती हैं। इनकी स्थिति देखिए कैसी होती है। स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं कोर्टेक्स, ग्रिथ फ्लोएम, कठोर बीज में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती हैं, कोर्टेक्स में और कठोर बीज में पाई जाती हैं, जो कि आम की गुठली होती है, कठोर होता है। नारियल, बादाम में पाई जाती हैं। इसके साथ स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं लंबी, सक्रिय, लिग्निन मुक्त होती हैं। पौधे की छाल, नारियल के रेशे के स्क्लेरन कोशिकाओं के उदाहरण है। समझ में आया? तो जब भी कभी तुम सुनो कि स्क्लेरेन्काइमा, तो दिमाग में जल्दी से वो नारियल के ऊपर जो बाल से होते हैं ब्राउन ब्राउन, वो याद आ जाने चाहिए। बादाम का जो छिलक होता है वो तुम्हें याद आना चाहिए। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे स्क्लेरेन्काइमा उत्तक प्रेजेंट होते हैं। तो मैं फिर से बता रही एक बार और, ये कोशिकाएं लंबी व सक्रिय व मोटी होती हैं, और इनके अंदर अंत कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। दोनों सिरों से पैनी होती है, और जीव द्रव रहित व मृत होती हैं। ठीक है, इनकी स्थिति मैंने आपको बता दी है। नारियल में, बादाम में और आम की गुठली में ये पाई जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जटिल स्थायी उत्तक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू, परमानेंट कॉम्प्लेक्स। ये क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, जो पौधे में जड़ों से खनिज लवण और पानी जो मिट्टी में मिलता है वो जड़ें ऊपर की तरफ पहुंचाती है, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। और फ्लोएम क्या होता है, जो पत्तियों में खाना बनता है पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, उस खाने को, उस भोजन को पत्तियों से लेके
प्लांट के पूरे पार्ट, पौधे के हर भाग तक पहुंचाती हैं। कौन? फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम उत्तक। तो जो जाइलम है हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, ये तो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। तो जाइलम जो होता है, जाइलम किस किस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? 4 कोशिकाओं से। मेरे साथ साथ सब बोलेंगे। वाहिनिका, सबसे पहला क्या है? वाहिनिका। सेकंड है वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। 4 पार्ट होते हैं। इंग्लिश में बात करती हूँ तो जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम ट्रैकी, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ जाइलम, पार्ट्स ऑफ ए जाइलम। तो 4 होते हैं। वाहिनिका क्या करती है? ये काष्ठीय कोशिका भित्ति एकल कोशिकाएं लंबी नली के रूप में होती हैं, वह मृत होती हैं। और वाहिका क्या होती है? एक दूसरे से जुड़ी लंबी कोशिकाएं जड़ से जल व खनिज का पौधों के भाग में संवहन करती हैं। जाइलम ट्रैकिड्स हैं जो नीचे से पानी और खनिज लवण लेके ऊपर तक पहुंच जाती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा पार्श्वीय संवहन में सहायता, भोजन को इकट्ठा करना। और जाइलम फाइबर पौधे को दृढ़ता प्रदान करना। ये सब कार्य किसके होते हैं? जाइलम के। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चालिनी नलिकाएं, सीव ट्यूब, सहचरी कोशिकाएं, कंपेनियन सेल। फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। तो क्या बताया मैंने? चालिनी नलिकाएं, कोशिकाएं नलिकाकार लंबी व छिद्रित भित्ति कोशिका द्रव चालिनी प्लेट के छिद्र द्वारा। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप नाम भी कर लेंगी तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। सबके काम कार्य बीच बीच में से चैप्टर में से नहीं आते। सिंपली पहले तो यही बात आती है कि जाइलम और फाइबर, जाइलम और फ्लोएम के जो आप इसके पार्ट्स लिखे तो आप उसके नाम भी लिख के बता सकते हैं। तो क्या क्या होते हैं मैं फिर से बता रही हूँ, बट ध्यान सुना। जाइलम, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। एंड फ्लोएम की बात करती हूँ मैं, चालिनी नलिकाएं, सहचरी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम रेशे। ये क्या है? हमारे जटिल स्थायी उत्तक के भाग है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया प्लांट टिश्यू। अब हम करते हैं एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु उत्तक। ये 4 तरह के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव। एपिथेलियल उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक एंड संयोजी उत्तक। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो अगेन 4 तरह के होते हैं, साधारण, रोएदार, घनाकार, स्तंभी, ग्रंथिल। इंग्लिश में बात करती हूँ तो स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलुमनर, ग्लैंडुलर। ये 4 तरह के। फिर अगेन जो स्क्वैमस होता है वो 2 तरह का होता है, सिंपल स्क्वैमस एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। जो क्यूबोइडल होता है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है। कॉलुमनर होता है, उस कॉलुमनर एपिसिलिएटेड भी होता है। और ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी होता है। तो अगर हम बात करते हैं टेंडन की और लिगामेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नायु और कंडरा में डिफरेंस। टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं? देखो, एक होता है हमारे हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है, एक होता है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। देखते हैं, स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। एक हड्डी दूसरी हड्डी से कैसे जुड़ी है? स्नायु के थ्रू जुड़ी है। और बहुत लचीली होती है और मजबूत होती है। ये बहुत कम मैट्रिक्स उपस्थित होता है। और अगर हम बात करते हैं कंडरा की, तो कंडरा अस्थि को पेशियों से जोड़ती है। देखो मेरी बात सुनो, अस्थि को अस्थि से स्नायु, ठीक है, और अस्थि को पेशियों से कौन जोड़ता है? कंडरा। याद रखना है, अस्थि को पेशी से कंडरा जोड़ता है, नहीं कि टेंडन उसको इंग्लिश में बोलते हैं। और अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? स्नायु। और जो कंडरा होता है दैट इज कम लचीला होता है, धागे के आकार की बहुत मजबूत संरचना होती है, बिल्कुल धागे जैसी होती है। भाई हमारी हड्डी भी तो किसी मांसपेशी से किसी चीज़ से तो जुड़ी होगी ना, तो कौन जोड़ता है उसको? कंडरा जोड़ता है। ठीक है, तो हमारी बात आती है एपिथेलियम यानी कि संरक्षक उत्तक की। एपिथेलियम उत्तक जो है कितने तरह का होता है देख लेते हैं। साधारण, घनाकार, स्तंभी, ग्रंथियल, ये 4 तरह का होता है। फिर नेक्स्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 9वीं कक्षा का
विज्ञान का पाठ है उत्तक, पाठ नंबर 4। उत्तक को इंग्लिश में हम बोलते हैं टिश्यू। तो जो उत्तक जैसे कि कोशिका होती थी, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ऐसे ही उत्तक भी होते हैं। उत्तक क्या होते हैं? कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो उत्तक बना लेती हैं। तो उत्तक दो तरह के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप जो पौधों में मिलते हैं और जंतु जो जानवरों में मिलते हैं। तो पादप उत्तक और जंतु उत्तक में क्या फ़र्क है देख लेते हैं। ये स्थिर होते हैं, पौधे तो एक जगह बैठे रहते हैं, और जंतु जो है वो क्या होते हैं? वो गतिमान रहते हैं। इनकी वृद्धि सीमित भाग में होती है, इनकी वृद्धि सभी भागों में होती है। हमारे हाथ भी बढ़ रहे हैं, हमारे पैर भी बढ़ रहे हैं, और इनकी जो है सिर्फ स्टेम यानी कि तना ही बढ़ता है। वृद्धि जनन पर्यंत है, वृद्धि निश्चित अवधि तक ही होती है, और इसके अंग विशिष्ट अंग अनुपस्थित होते हैं, इसके उपस्थित होते हैं। तो जो पादप उत्तक की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया पादप उत्तक और जंतु उत्तक। जो पादप उत्तक होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट टिश्यू। तो ये दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मतलब विभज्योतिकी उत्तक एंड स्थायी उत्तक। विभज्योतिकी उत्तक जो होते हैं ये कैसे होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल मीन्स शीर्षस्थ, लेटरल मीन्स पार्श्वीय विभ्योतक, एंड इंटरकैलरी मतलब अंतर्विष्ट विभ्योतक। तो 3 तरह के होते हैं, शीर्षस्थ, दूसरा है पार्श्वीय विभ्योतक, एंड तीसरा है अंतर्विष्ट विभ्योतक। ये हमारे थे विभ्योतिकी उत्तक। और उसके बाद हमारा दूसरा आता है स्थायी उत्तक, जो परमानेंट होते हैं। ये जो है हमारे 2 टाइप के होते हैं, सरल और जटिल, यानी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो सरल होते हैं, सिंपल जिसको बोलते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। These are 3 types of सरल, स्थायी उत्तक और सिंपल परमानेंट टिश्यू। एंड जटिल स्थायी उत्तक 2 तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभ्योतिकी उत्तक। विभ्योतिकी उत्तक वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं। जो भाग हमारे पौधों के वृद्धि करते हैं, जैसे कि जड़ और तना, जहाँ भी वृद्धि हो रही होती है वहाँ पे हमारे कौन से उत्तक होते हैं? मेरिस्टेमेटिक या फिर विभ्योतिकी उत्तक होते हैं। जैसे तने व जड़ों के शीर्ष और कैम्बियम स्थिति के आधार पर विभ्योतिकी होते हैं। 3 तरह के होते हैं, आपको बताया मैंने, शीर्षस्थ विभ्योतक एंड पार्श्वीय विभ्योतक एंड अंतर्विष्ट विभ्योतक। जो शीर्षस्थ होते हैं ये क्या करते हैं? विभेद तने व जड़ के शीर्ष पर स्थित होता है और उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। और जो पार्श्वीय होता है, पार्श्वीय विभ्योतक या कैम्बियम, तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है। कहाँ पे होता है? तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है और उनकी मोटाई की वृद्धि करता है। जो मैंने आपको बताया याद हो जाना चाहिए, साथ के साथ बोलते जाओ। शीर्षस्थ विभ्योतक जो होता है वो लंबाई में वृद्धि करता है, और पार्श्वी होता है वो चौड़ाई में यानी कि मोटाई में वृद्धि करता है। और जो अंतविष्ट विभ्योतक होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आधार पे, पत्तियों के आधार और टहनियों के पर्व दोनों ओर स्थित होता है। यह इन भागों की वृद्धि करता है। इनकी देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं। विभ्योतिकी उत्तक की विशेषता क्या क्या है? सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। कोशिकाओं के बीच स्थान अनुपस्थित सटकर जुड़ी कोशिकाएं गोल व अंडाकार व आयताकार होती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं इनकी वो गाढ़ा संघनन द्रव्य जो होता है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। नाभिकीय एक और बड़ा होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है बीच में, और संचित भोजन अनुपस्थित होता है। क्या क्या विशेषता बताई मैंने इसकी विभ्योतिकी उत्तक की? सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, कोशिकाओं के बीच में स्थान अनुपस्थित और सटकर जुड़ी कोशिका होती है, कोशिकाएं गोल व अंडाकार आयताकार होती हैं, इनके बीच में एक बड़ा नाभिक होता है और संचित भोजन अनुपस्थित होता है।
समझ में आया? कहाँ कहाँ पे होती है? देखिए इसमें तीनों चीज़ आपको दिखाई गई है। लेटरल जो होता है पहले एपिकल यानी कि सबसे पहले शीर्ष को एपिकल यानी कि बिल्कुल ऊपर की तरफ है तो ये लंबाई में हेल्प कर रहा है। और फिर लेटरल है, लेटरल जो होता है वो मोटाई में हेल्प करता है, प्लांट को मोटा होने में हेल्प करता है। और जो इंटर कैलरी होता है वो जहाँ पे पत्तियाँ जुड़ी होती हैं उस वाले भाग को बड़ा करने में मदद करता है। तो उसके बाद हमारा सेकंड टाइप आता है कि परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक। जो स्थायी ऊतक होते हैं ये उन विभ्योतकी ऊतक से उत्पन्न होते हैं जो कि लगातार विभाजित होकर विभाजन की क्षमता खो देते हैं। क्या बताया? देखो जो चीज़ बार बार रिप्रोड्यूस कर रही है, बार बार जनन कर रही है, उसके बाद उसकी जनन की जो वो होती है सफलता वो असफल हो जाती है, मतलब उसके बाद वो उनकी जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो क्या है, ये उन विभ्योतकी ऊतक से ही उत्पन्न होता है। ये कहाँ से? मेरिस्टेमेटिक सेल से ही प्रोड्यूस होते हैं, जो कि लगातार वो बार डिवाइड होके बड़ा होके उसके बाद उसके अंदर बिल्कुल भी क्षमता नहीं बची, उसके बाद जो बना है हमारा ऊतक उसे बोलते हैं हम स्थायी ऊतक कहते हैं। इनका आकार, आकृति व मोटाई निश्चित होती है। ये जीवित या मृत दोनों हो सकते हैं। स्थायी ऊतक की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में रिक्तिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं? इनके बीच में वैक्यूल्स यानी खाली स्पेस प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है सरल ऊतक। यह केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, जिसमें कि दो तरह के होते हैं, संरक्षी ऊतक और संभरण ऊतक। जो संरक्षी ऊतक होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, और जो संभरण ऊतक होता है दैट इज सपोर्टिंग टिश्यू। प्रोटेक्टिव जो उसकी प्रोटेक्शन करता है, सपोर्टिंग जो उसको सपोर्ट करता है। संरक्षी ऊतक का मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको फिर से बता रही हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है वो ज़्यादा लर्निंग पार्ट है, समझने के साथ साथ लर्न करने का काम इसमें ज़्यादा है। और ये चैप्टर अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। जिन बच्चों को 10th के बाद साइंस लेनी है, बायो लेनी है, तो उसमें जो है ये चैप्टर आता है, तो इसलिए इसको यहीं पर अच्छे कर लें, तो 11th में जाके आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी चैप्टर समझ में आते रहेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले अब जो पादप ऊतक है वो दो तरह के होते हैं, विभ्योतिकी ऊतक और स्थायी ऊतक। विभ्योतिकी 3 तरह के होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतर्विष्ट विभ्योतक। जो शीर्षस्थ होते हैं वो तने के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वो लंबाई में मदद करते हैं। जो लेटरल होता है वो मोटाई में करते हैं, साइडवेज जो तना होता है उसको मोटाई गेन करने में हेल्प करते हैं। और अंतर्विष्ट क्या होता है? इंटर कैलरी का मतलब होता है जो जहाँ पे टहनियों के पर्व होते हैं या फिर आधार होते हैं पत्तियों के, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये इन भागों की वृद्धि करता है। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा कि प्लांट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक यानी परमानेंट। ये जो स्थायी ऊतक होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक से यानी कि विभ्योतिकी ऊतक से ही बनते हैं। जब उनके अंदर विभाजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो क्या बनते हैं? हमारे स्थायी ऊतक बन जाते हैं। ठीक है, तो स्थायी ऊतक जो होते हैं इनमें 2 प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। जो सरल होते हैं वो अगेन 2 टाइप के होते हैं, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिंग। इसमें इसकी लेयर्स आ रखी है। एपिडर्मिस की कार्य है, को एपिडर्मिस जो एपिडर्मिस है, फिर कोर्क है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। तने की बाहरी परत होती है उसको एपिडर्मिस। हमारी भी जो स्किन है उसके ऊपर जो लेयर है उसको एपिडर्मिस, जो है लोअर डर्मिस, और फिर एंडोडर्मिस जो अंदर वाली होती है उसे एंडोडर्मिस बोलते हैं। तो एपिडर्मिस क्या होती है? सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ये क्यूटिकल से ढकी होती है। क्यूटिकल एक जल सह मोम के समान पदार्थ होता है जो कि एपिडर्मिस कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। अधिकतर पौधों में एपिडर्मिस के साथ साथ सूक्ष्म छिद्र स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा में 2 गाढ़ कोशिकाएं भी होती हैं जो कि उसको खोलने और बंद करने में उसकी मदद करती हैं। एपिडर्मिस के क्या क्या कार्य होते हैं देख लेते हैं। पौधे को सुरक्षा प्रदान करना,
एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को रोकती है, जिससे पौधा झुलसने से बच जाता है। देखो, अगर हमारे जो स्टोमेटा के जो छेद हैं वो खुलते हैं तो सारा पानी पानी ख़त्म हो जाता है, सारा पानी उड़ जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं, एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं, यानी कि पानी अंदर का अंदर रहने देती हैं, ताकि ज़्यादा गर्मी में जो है वो उनका पानी वाटर लॉस ना हो। स्टोमेटा द्वारा गैस के आदान प्रदान में सहायता व वाष्पोत्सर्जन में मदद भी कभी कभी करती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कोर्क और फिर उसके कार्य। कोर्क क्या होता है, पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ व तने की परिधि में उपस्थित उत्तक कोर्क में बदल जाता है। तुमने देखा होगा पेड़ के बाहर बिल्कुल जो मोटा तना होता है उसके सूखा सूखा ब्राउन ब्राउन ब्लैक ब्लैक आ जाता है, तो उसको हम कोर्क बोलते हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति सुबेरिन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। कोर्क कोशिकाएं जल व गैस दोनों के प्रवाह को रोक देती हैं। जो कोर्क की कोशिकाएं हैं वो इतनी हार्ड हो जाती हैं कि जल, पानी और जब गैस वहाँ से निकल रहा होता है तो उसको प्रिवेंट करती हैं। तो ये हमारे कार्य है। कोर्क झटकों व चोट से बचाने से रोकता है। यह बहुत हल्का जलरोधक स्पीडिया होता है। कार्क का उपयोग कुचालक व झटके सहने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो स्थायी उत्तक के बारे में हमने पढ़ा। स्थायी उत्तक जो है हमने पढ़ा कि स्थायी उत्तक दो प्रकार के होता है, किसके आधार पर, आकृति और संरचना के आकार पर, एपिडर्मिस और कोर इसमें हमने पढ़ा। फिर उसके बाद आता है इसके तीन अलग टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही करते हैं उत्तक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आप देखोगे स्थायी उत्तक के सारे डिविज़न्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स हैं और डिफरेंसेस हैं, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।